चलिए आज के इस नए एक्सप्लेनर में सीधे टॉपिक पर आते हैं। इमेजिन कीजिए एक बहुत ही बिजी सड़क जहां गाड़ियां तेजी से दौड़ रही हैं। उन्हें आपस में टकराने से बचाने के लिए और एक सही व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, राइट? ठीक उसी तरह हमारी रिटन लैंग्वेज यानी लिखित भाषा में भी एक बहुत ही शानदार और जरूरी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसे हम पंक्चुएशन या विराम चिन्ह कहते हैं। ये वो छोटे लेकिन लिटरली बेहद पावरफुल निशान हैं जो हमारे विचारों और वाक्यों को आपस में टकराने या उलझने से रोकते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं निशानों की असली अहमियत और उनकी ताकत को डिकोड करेंगे। पंक्चुएशन असल में वो टूल हैं जो वाक्यों का एकदम सटीक अर्थ क्लियर करने में मदद करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये बुनियादी टूल्स मौजूद ही ना हो तो क्या होगा? बिना पंक्चुएशन के कोई भी टेक्स्ट बस शब्दों का एक एंडलेस उलझा हुआ और बिना रुकने वाला भाव बन जाएगा। पढ़ने वाले पूरी तरह से खो जाएंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि एक विचार कहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा विचार कहाँ से शुरू हो रहा है। ये छोटे चिन्ह ही हर वाक्य को एक सही दिशा, एक लय और पूरी क्लैरिटी देते हैं। सेक्शन 1, वाक्य को रोकना, द बाउंड्री मार्कर्स। ये बाउंड्री मार्कर्स हमारी भाषा की रेड लाइट्स हैं। यहाँ 3 मुख्य मार्कर्स हैं जो हमें बताते हैं कि बस अब रुकने का समय आ गया है। पहला है पीरियड यानी पूर्ण विराम, जो एक सिंपल डिक्लेरेशन या हल्के आदेश को पूरा करता है। दूसरा है क्वेश्चन मार्क, जो सीधे तौर पर सवाल पूछने वाले वाक्यों के ठीक अंत में आता है। और तीसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो किसी अचानक हुए सरप्राइज या किसी बहुत ही स्ट्रांग इमोशन को दिखाता है। ये तीनों चिन्ह बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं कि कोई विचार कब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और उसका टोन क्या है। चलिए इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझते हैं। वह दुकान पर गई। यहाँ अंत में लगा पीरियड एक एकदम सॉलिड और स्टैंडर्ड बाउंड्री दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये बस एक फैक्ट है जिसे पूरी तरह से बता दिया गया है। पीरियड हमें क्लियरली बताता है कि ये विचार अब समाप्त हो चुका है और अब हम अगले विचार की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन अब जरा इस टोन को देखिए। क्या आप पार्टी में आ रहे हैं? यहाँ क्वेश्चन मार्क वाक्य के पूरे पर्पस को ही बदल देता है। ये किसी तथ्य की घोषणा बिल्कुल नहीं कर रहा है, बल्कि सीधे तौर पर एक पूछताछ कर रहा है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो आवाज की पिच अंत में स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर जाती है। बस एक अकेला चिन्ह एक साधारण वाक्य को तुरंत एक सवाल में बदल देता है ना कमाल? सावधान, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। ये अचानक हुए किसी बड़े आश्चर्य या बहुत ही तीव्र भावना को व्यक्त करने का काम करता है। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि यहाँ एनर्जी है, कोई वार्निंग दी जा रही है या कोई बहुत बड़ी बात हो रही है। एक तरह से ये भाषा में एक अलार्म की तरह काम करता है जो तुरंत हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सेक्शन 2, गति और ठहराव, द मल्टीटास्किंग कॉमा। वाक्यों को पूरी तरह से रोकने वाले चिन्हों के बाद अब बात करते हैं कॉमा यानी अल्पविराम की। कॉमा भाषा का सबसे बड़ा मल्टीटास्कर है। यह तय करता है कि किसी वाक्य में रिदम कैसी होगी और पढ़ते समय हमें कब सांस लेनी है। यह एक लिस्ट में शामिल अलग अलग चीजों को बांटता है। कंपाउंड सेंटेंसेस में ये कंजंक्शन से ठीक पहले आता है, इंट्रोडक्टरी शब्दों के बाद लगता है और एक्स्ट्रा या नॉन एसेंशियल जानकारी को मेन वाक्य से बिल्कुल अलग कर देता है। सच में यह छोटा सा चिन्ह वाक्य संरचना के लिए बहुत ही भारी भरकम काम संभालता है। पहले वाक्य में देखिए, मैंने सेब, संतरे और केले खरीदे। यहाँ कॉमा बहुत ही परफेक्शन के साथ सेब, संतरे और केले की एक साधारण लिस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब दूसरे वाक्य पर गौर करते हैं। वो थक गई थी लेकिन उसने अपना काम पूरा किया। यहाँ लेकिन एक कंजंक्शन है और कॉमा उससे ठीक पहले आकर एक बहुत ही जरूरी ठहराव पैदा करता है। ये ठहराव 2 अलग-अलग विचारों को एक ब्रिज की तरह आपस में जोड़ देता है। इसके अलावा मीटिंग के बाद जैसे शुरुआती बात को कॉमा बहुत ही सफाई से मुख्य वाक्य से अलग करता है। और दूसरे वाक्य में देखिए, मेरा भाई जो न्यूयॉर्क में रहता है आ रहा है। यहाँ भाई का न्यूयॉर्क में रहना एक एक्स्ट्रा जानकारी है। मुख्य बात तो ये है कि भाई आ रहा है। कॉमा ने इस अतिरिक्त जानकारी को दोनों तरफ से एक ब्रैकेट की तरह घेर कर मुख्य विचार से बिल्कुल अलग कर दिया है। सेक्शन 3, जटिल विचारों को जोड़ना, सेमीकोलन और कोलन, सेमीकोलन्स एंड कोलन्स।
ये दोनों चिन्ह हमारी भाषा के एडवांस्ड कनेक्टर्स की तरह काम करते हैं। सेमीकोलन का काम है दो ऐसे कंप्लीट विचारों या उपवाक्यों को जोड़ना जो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हों। जैसे उसे पढ़ना पसंद है, उसकी पसंदीदा शैली विज्ञान कथा है। वहीं दूसरी तरफ कोलन का काम किसी लिस्ट, कोटेशन या स्पष्टीकरण को थोड़े ड्रामेटिक तरीके से पेश करना है। जैसे वो 3 चीजें लाई, एक किताब, एक पेन और एक नोटबुक। सेमीकोलन की एक बहुत ही खास सुपर पावर भी होती है। जब किसी कॉम्प्लेक्स लिस्ट में पहले से ही अंदरूनी तौर पर कॉमा मौजूद हों, तो सेमीकोलन उन्हें पूरी तरह से व्यवस्थित रखता है। पेरिस, फ्रांस, यहाँ शहर और देश के बीच पहले ही कॉमा है। ऐसे में इन अलग अलग लोकेशंस को आपस में बांटने के लिए सेमीकोलन एक मजबूत डिवाइडर का काम करता है, ताकि पढ़ने वाले को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और कोलन का कमाल तो देखिए, कहावत याद रखें, अभ्यास से पूर्णता आती है। यहाँ कोलन एक ड्रम रोल या एक नाटकीय ठहराव की तरह काम कर रहा है। ये किसी सीधे कोटेशन या किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देने से ठीक पहले आता है। ये एक तरह से ऐलान करता है कि ध्यान दें, अब जो आने वाला है वो बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, विशेष विवरण दर्शाना, कोटेशन मार्क्स और अपोस्ट्रोफीज, कोटेशंस एंड अपोस्ट्रोफीज। सबसे पहले बात करते हैं कोटेशन मार्क्स यानी उद्धरण चिन्ह की। मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगी। जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसके एकदम सटीक, डायरेक्ट शब्दों को इन्हीं चिन्हों के बीच रखा जाता है। ये क्लियर करता है कि ये ठीक वही शब्द हैं जो बोलने वाले के मुंह से निकले थे। पूरी दुनिया में ये एक बहुत ही स्पष्ट और यूनिवर्सल विजुअल संकेत है। लेकिन कोटेशन मार्क्स का एक और काम भी है। इनका इस्तेमाल छोटी रचनाओं जैसे किसी कविता या आर्टिकल के सटीक टाइटल को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस कविता द रोड नॉट टेकन। ये चिन्ह इस टाइटल को बाकी टेक्स्ट से एकदम अलग करता है और इसे एक विशेष पहचान देता है। अब आते हैं अपोस्ट्रोफी पर। इसका एक प्राइमरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है पोजेशन यानी अधिकार दिखाना। उदाहरण के लिए द कैट्स टॉय यानी बिल्ली का खिलौना। यहाँ अपोस्ट्रोफी और उसके बाद लगा एस बहुत ही स्पष्ट रूप से उस खिलौने को उसके असली मालिक यानी बिल्ली से कनेक्ट कर रहे हैं। अपोस्ट्रोफी का दूसरा बड़ा काम है कॉन्ट्रैक्शंस बनाना यानी शब्दों को सिकोड़ना। जैसे डू नॉट को छोटा करके डोंट बना दिया जाता है। यहाँ अपोस्ट्रोफी असल में उन अक्षरों की जगह ले लेता है जिन्हें हटा दिया गया है। इससे हमारी लैंग्वेज बहुत ज्यादा नेचुरल और फ्लोइंग लगने लगती है। सेक्शन 5, पंक्चुएशन क्यों जरूरी है, भाषा को सुरक्षित रूप से गतिमान रखना। तो इन सारे रूल्स को समझने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल आता है। जरा सोचिए, अगर ये सभी महत्वपूर्ण ट्रैफिक सिग्नल्स अचानक गायब हो जाएं, तो हमारी रिटन लैंग्वेज कैसी दिखेगी? बिना इन छोटे निशानों के दुनिया का कोई भी महान विचार या इंपॉर्टेंट डेटा एक उलझा हुआ जाल बन जाएगा। ये सिर्फ बोरिंग ग्रामर के नियम नहीं है, बल्कि ये हमारी भाषा के ट्रैफिक को बिल्कुल सुरक्षित और स्पष्ट रखते हैं। अगली बार जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो इन छोटे लेकिन पावरफुल चिन्हों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असल में यही वो निशान है जो बहुत खामोशी से पूरी दुनिया के विचारों को एक साथ बांध कर रखते हैं।